हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर डेट इज़ द फर्स्ट सिटीज़। तो इस चैप्टर के अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उनका सिटी का आर्किटेक्चर, उनकी लाइफ, पीपल्स की जो लाइफ थी वो कैसी थी, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स और उनका इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The earlier cities like the early settlements also come up on the banks of river। देखो, जो पहले की जो सिटीज़ थी, ये जो पहले अर्ली सेटलमेंट्स थी, वो कहाँ पर एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई थी? वो नदी के किनारों पर, यानी कि बैंक्स ऑफ रिवर पर स्टार्ट होना शुरू हुई थी। और ऐसा क्यों हुआ? easy availability of water, moderate climate and fertile soil made it easy for human to settle at one place। देखो, वहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता था, वहाँ का जो क्लाइमेट होता था वो मॉडरेट होता था, मतलब कि ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड, और फर्टाइल सोयल होती थी, वहाँ पर फसल वगैरह उगाने के लिए अच्छी होती है। और उसके अलावा ह्यूमंस के सेटलमेंट के लिए जगह जो है वो आसानी से मिल जाती थी। एंड गेव इनफ एंड गेव देम इनफ टाइम टू परस्यू अदर एक्टिविटीज़। और ये सारी जो फैसिलिटीज़ नदी के किनारों पर उन लोगों को मिली, उस इसीलिए उन लोगों को और टाइम मिला, एक एक्स्ट्रा टाइम मिला, वो अदर एक्टिविटीज़ कर सकें। ह्यूमन स्टार्टेड टू ट्रेड थिंग्स। अब अर्ली सेटलमेंट्स वाले ह्यूमंस ने क्या करा? ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। टू बिल्ड बिल्डिंग्स, डेवलप टेक्निक्स टू इम्प्रूव वेरियस काइंड्स ऑफ क्राफ्ट यूजिंग मेटल्स टू मेक टूल्स, ज्वेलरी एंड स्टार्टेड टू राइट इन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, टाउन्स डेवलप्ड एक्सेट्रा। देखो, जब उनको टाइम मिला कि भाई वो अपने जस्ट सिर्फ फसल वगैरह उगाने के अलावा और कुछ काम कर सके, तो उन्होंने क्या क्या करना स्टार्ट किया? देखो, उन्होंने टेक्निक्स बनाए, मतलब उन्होंने टेक्निक्स को जो डेवलप्ड किया, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाए, मेटल के टूल बनाए, ज्वेलरी बनाई। उसके अलावा उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया, टाउन्स डेवलप्ड हुए। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द बैंक रिवर बैंक आर। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है? देखो, जो सिविलाइजेशन रिवर्स के बैंक पर एस्टेब्लिश हुई है, उनके एग्जाम्पल्स देखो। द इंडस वैली सिविलाइजेशंस ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से एक सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी उस टाइम पर, और वो कहाँ हुई थी? इंडस रिवर के पास हुई थी। उसके अलावा चाइना में हुई थी। चाइना में कौन? द चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ द हुआंग हो रिवर इन चाइना। और चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो हुआंग हो रिवर के पास डेवलप्ड हुई थी, कहाँ पर? चाइना में। उसके अलावा द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस ऑन द बैंक ऑफ टिग्रीज एंड यूप्रेट्स रिवर इन समर। द इजिप्टियन सिविलाइजेशंस ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर इन अफ्रीका। और इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई? नाइल रिवर के बैंक्स पर हुई। उसके अलावा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पर हुई थी? वो टिग्रीस एंड यूरोपिड्स रिवर में हुई थी। कहाँ पर? रिवर के पास हुई थी। कहाँ पर? समर में। अब बात करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेड बाय राय बहादुर दया राम साहनी इन 1921। तो इन सिटीज़ की जो खोज है या डिस्कवरी है, किसने की थी? राय बहादुर दया राम साहनी ने की थी। और कहाँ पर, कब कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ही डिस्कवर्ड द ruins ऑफ एन एंशिएंट सिटी एट हड़प्पा। उनको इस सिविलाइजेशन, जो कि एक सिटी है हड़प्पा, इसके क्या मिला था? एक मतलब खंडर टाइप मिला था। इट इज़ लोकेटेड इन द मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और ये कहाँ पर लोकेटेड था? जो ये हड़प्पा की सिटी उन्हें मिली थी, वो मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। वो जो कहाँ पर थी उस टाइम पर? पंजाब में। और आज वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी, रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये मतलब जो हड़प्पा सिटी उनको मिली थी, ये कौन सी रिवर के बैंक पर मिली थी? वो रावी रिवर के बैंक पर मिली थी। और जो ये रावी रिवर है, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो इंडस रिवर की क्या है? वो एक सहायक नदी है। अनदर आर्कोलॉजिस्ट R.D. बैनर्जी डिस्कवर्ड अनदर ruins अबाउट 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। उसके अलावा जो एक आर्कोलॉजिस्ट है R.D. बैनर्जी, उन्होंने भी एक जो सिटी है वो डिस्कवर्ड की थी। और वो कहाँ पर? अराउंड 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, यानी कि रावी नदी से नीचे उसके डाउन स्ट्रीम में इंडस रिवर के पास। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध नाउ इन पाकिस्तान। और ये कहाँ पर उन्होंने डिस्कवर करी थी? ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सिंध में
था उस टाइम पर, और आज वो कहाँ है, प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान में है, और उसका नाम क्या है, मोहनजोदाड़ो। यानी कि दो सिटीज़ मिली थी, एक तो हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे पर थी, और इनको किसने खोज की थी, राय बहादुर दयाल राम साहनी ने, और 1921 में की थी। उसके अलावा जो मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ पर मिली थी, लरखाना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सिंध में थी, और ये कौन सी नदी के किनारे पर थी, इंडस रिवर के। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बोथ दीज टाउनशिप एंड ऑल अदर स्मॉलर सिविलाइजेशंस ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज आर कॉमनली नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इन दोनों टाउनशिप्स को यानी कि हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को मिलाकर और बहुत छोटी छोटी सिविलाइजेशंस को मिलाकर जो इन्हीं नदी के आसपास डेवलप्ड हुई हैं, इन सबको एक कॉमनली नाम से बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसको क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पहली साइट है जो क्या हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी। अब इसके पीरियड के बारे में बात करते हैं, पीरियड एंड एक्सटेंट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 3000 टू 1700 BCE। तो ये किस टाइम पीरियड के बीच में हुई थी, ये 3000 टू 1700 BCE के बीच में हुई थी। इन ऑल ओवर 1000 sites have been discovered and about 100 have been excavated। इवन देखो उसमें कितनी साइट्स मिली, लगभग 1000 साइट्स मिली थी, जिसमें कि 100 की क्या हो चुकी है, खुदाई हो चुकी है। इवन रिसेंटली सम मोर रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिटीज़ हैव बीन फाउंड। उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ हैं जिनके क्या मिले हैं, हमें रिमेन्स मिले हैं, यानी कि जो अवशेष टाइप हैं वो मिले हैं। द अर्लीस्ट सिटीज़ टू बी डिस्कवर्ड वेयर द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो विच द बिगर देन द अदर सिटीज़। देखो, जितनी भी हमको सिटीज़ मिली हैं उसमें से जो हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है वो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं। जो भी उनके बाद मिली है उसके कंपैरिजन में जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है वो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं। द अदर एरियाज विच हैव बीन एग्जावेटेड आर कोट डीजी इन सिंध, लोथल, सुरकोटाडा, धोलावीरा इन गुजरात, कालीबंगा इन राजस्थान, रूपर इन पंजाब। देखो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा जो हमें साइट्स मिली हैं वो ये सब हैं। कोट डीजी जो कि सिंध में है, लोथल, सुरकोटा, धोलावीरा ये गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, और रोपर कहाँ पर है, पंजाब में। और उसके अलावा भी हमें बहुत सारी साइट्स क्या हैं इनकी मिली हैं। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी आर्किटेक्चर कैसा है, तो सिटी आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। तो द सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन शोज डैट पीपल हैड अ गुड नॉलेज ऑफ टाउन प्लानिंग एंड दे वर गुड आर्किटेक्ट्स। देखो, ये जो सिविलाइजेशन है ये हमें क्या बताती है कि ये जो लोग हैं, मतलब जो वो लोग वहाँ पर रहते थे, उनके अंदर एक अच्छी नॉलेज थी टाउन प्लान करने की, और वे बहुत अच्छे क्या थे, आर्किटेक्ट्स थे। मोस्ट सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनमें जितने भी हमको ये सब सिटीज़ मिली हैं वो लगभग 2 हिस्सों में बटी हुई होती थी। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज बिल्ट ऑन अ रेज ग्राउंड एंड आर्कोलॉजिस्ट कॉल इट्स सिटाडेल। देखो, जो सिटी है उसका वेस्ट वाला हिस्सा ये एक ऊंचे वाले इलाके पर बना हुआ होता था, और इसको वो लोग क्या बोलते थे, सिटाडेल। एंड मैनी बिग बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड हेयर लाइक द ग्रेनीज असेंबली और टाउन हॉल। और ये जो वेस्ट वाला इलाका है इसी पर क्या मिलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेनीज मिलते हैं, असेंबली हॉल्स मिलते हैं, बिल्डिंग्स मिलती हैं, उसके अलावा टाउन हॉल्स भी मिलते हैं, etc. Historians are of a view that administrative work was carried from this part of the city। जो सिटी का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, जो थोड़ा ऊपर मतलब ऊपर उभरे हुए हिस्से पर बना हुआ था, ऐसा माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम काज है वो सब यहीं से होते थे। इट वॉज बिल्ट ऑन अ ह्यूज ब्रिक प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ा ब्रिक के प्लेटफॉर्म पर बने हुए होते थे। दिस मे हैव बीन डन टू प्रोटेक्ट इज अगेंस्ट द डेंजर ऑफ फ्लड एज अ सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। और ये ऊंचे यानी कि ऊंचे इलाकों पर ये क्यों बने होते थे, ऐसा माना जाता है कि ये मतलब फ्लड से उस सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते थे, क्योंकि जो सिविलाइजेशंस थी वो ज़्यादातर नदी के किनारों पर होती थी, इसलिए बाढ़ वगैरह से बचने के लिए उनको ऊंची जगह पर बनाया जाता था। इट वॉज पॉसिबल डैट इन केस ऑफ फ्लड पीपल मे बी टेकिंग शेल्टर इन सिटाडेल। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब बाढ़ आती होगी नदी में तो जो लोग रहते हैं सिटाडेल
जो सिटाडेल से नीचे वाले इलाके में रहते हैं, वो लोग ऊपर आकर क्या करते थे, शेल्टर, एक तरह से शरण लेते थे। द सिटाडेल इज सराउंडेड बाय ह्यूज वॉल्स। हिस्टोरियंस बिलीव दैट प्रोबेबली द रूलिंग क्लास स्टेड इन दिस एरिया। लोअर टाउन वॉज लोकेटेड टू द ईस्ट एंड द कॉमन पीपल लिव्ड इन दिस एरिया। जो सिटाडेल होता था उस पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से वो सराउंडेड होता था। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जो सिटाडेल है वो रूलिंग क्लास के लिए था। उसके अलावा जो नीचे वाला हिस्सा, यानी कि जो ईस्ट वाला हिस्सा था सिविलाइजेशन का, वहाँ पर कौन लोग रहते थे, वहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, आम जनता। उसके अलावा स्ट्रीट्स, गलियों की बात करें, the town planners of those times had made straight road crossing each other at right angle and thus divided the city into blocks. This is a very similar to the modern town design used in Jaipur and Chandigarh even after thousands of years. देखो वहाँ की जो गलियाँ होती थी वो 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे बिल्कुल लाइक दिस 90 डिग्री के एंगल्स पर बनी हुई होती थी, और जैसे क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो टेढ़ी मेढ़ी गलियां नहीं, और सिटी को बहुत सारे ब्लॉक्स में वो डिवाइड करते हैं। मॉडर्न डे चंडीगढ़ और जयपुर का हम लोग एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। जो हाउसेज होते थे वो ईंटें और मिट्टी से बने हुए होते थे। सम 2 स्टोर्ड हाउसेज हैव ऑल्सो बीन फाउंड। द हाउसेज वर बिल्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड एंड दे हैड अ थिक वॉल। जो हाउसेज होते थे वो रोड के दोनों तरफ बने हुए होते थे, एंड थिक वॉल यानी कि जो दीवारें होती थी घरों की बहुत मोटी होती थी। द डोर्स विल नॉट ओपन ऑन द मेन स्ट्रीट बट इनटू द साइड लेन्स। जैसे ये घर है तो मेन स्ट्रीट पर घर का जो मेन डोर है वो ओपन नहीं होगा, बल्कि साइड वाली जो हमारा रोड है उस पर ओपन होगा। द बिगर हाउसेज हैज अ कोर्ट यार्ड एंड द रूम्स वर अराउंड द कोर्ट यार्ड। दे हैड अ सेपरेट किचन एंड बाथरूम। सम हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स। बड़े बड़े घरों में कोर्ट यार्ड होते थे, यानी कि बरामदा टाइप, और उसके चारों तरफ रूम होते थे। दे हैड अ सेपरेट किचन एंड बाथरूम। उन घरों में अलग से किचन और बाथरूम्स होते थे। उसके अलावा कुछ घरों में बहुत उनके खुद के क्या होते थे, वेल्स यानी कि कुएं भी होते थे। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो द टाउन प्लानर्स हैड डिवाइज्ड अ वेरी गुड ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम भी इनका बहुत क्या था, अच्छा था। द ड्रेन्स वर सो लेड आउट दैट द वाटर फ्रॉम बाथिंग एरियाज एंड किचन ड्रेन इनटू अ नैरो ड्रेन विच लेटर जॉइंड इनटू अ लार्ज ड्रेन। जो घर का जो पानी होता है, किचन में जो यूज़ होता है वो पानी, वो छोटी छोटी नालियों के थ्रू जाता था और एक बड़े ड्रेन में जाकर गिर जाता था। द ड्रेन हैज़ अ ग्रेजुअल स्लोप टू एंश्योर फ्लो ऑफ वाटर। और जो ड्रेन्स होते थे जो बड़े बड़े, उसमें एक ग्रेजुअल यानी कि एक जेंटल स्लोप बनाया जाता था ताकि जो पानी का फ्लो है, पानी आराम से बह सके। एट मैनी प्लेसेस अ ड्रेन्स वर कवर्ड एंड हैड इंस्पेक्शन होल्स विच शोज डैट दे हैड अ सेंस ऑफ हाइजीन एंड एंश्योर क्लीनिनेस। और बहुत सारी जो ड्रेन्स होते थे उस पर क्या होता था, इंस्पेक्शन होल लगे हुए होते थे, जो आजकल भी हम लोग देखते हैं हमारी स्ट्रीट्स में होते हैं। और ऐसा इंस्पेक्शंस होल क्यों होते थे, क्योंकि उनकी सफाई टाइम टू टाइम हो सके, यानी कि वो लोग हाइजीन का और क्लीनिनेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ग्रेट बाथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर फाउंड एट द सिटाडेल इन मोहनजोदाड़ो इज़ द ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में सबसे इम्प्रेसिव और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो क्या है, ग्रेट बाथ, विच रिजेंबल्स अ मॉडर्न डे स्विमिंग पूल। बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं वहाँ पर। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जो ईंटों से बना है, मोर्टर एंड थार विच शोकेस देयर ग्रेट इंजीनियरिंग स्किल। जो ईंटों से बना हुआ है, मोर्टर यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि मिट्टी से बना हुआ है, या हाँ, It was plastered by bitumen which prevented water from the sleeping wave. Bitumen is a type of एक ऐसा परत जो अगर ईंटों पर लगा दी जाए तो उसमें पानी नहीं जाता, लीक नहीं करता है वो। तो ये सब क्या दिखाता है कि उन लोगों में इंजीनियरिंग स्किल क्या थी, बहुत अच्छी थी। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रूम्स एंड देयर आर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स दैट गो डाउन इनटू द वाटर। उन ग्रेट बाथ में बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं, उसके अलावा स्टेप्स भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। हिस्टोरियंस आर ऑफ व्यू डैट पीपल मस्ट बी बाथिंग इन दिस ऑन अ रिलीजियन ओकेजन्स एंड वाटर मस्ट हैव बीन सप्लाइड फ्रॉम द वेल। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इस ग्रेट बाथ में
मतलब रिलीजियस ओकेजन्स के टाइम पर लोग नहाते होंगे। और इस जो ग्रेट बाथ में जो पानी है वो कहाँ से सप्लाई होता होगा, तो वेल से यानी कि कुओं से सप्लाई होता होगा। ग्रेनरीज की अगर हम बात करें तो ग्रेनरीज हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द सिटाडेल ऑफ नियरली ऑल सिविलाइजेशंस। दे वर probably used at the storehouses for grains produce. It is likely that these were used during the periods when there were no crop. तो ग्रेनरीज जो है यानी कि ग्रेनरीज एक स्टोर हाउस जहाँ पर ग्रेन्स को क्या है स्टोर करके रख सकते हैं। और उस ग्रेन्स का यूज़ वो कब करते थे, जब फसल नहीं उगती थी या फिर बोल सकते हैं कि फसल ख़राब वगैरह हो जाती होगी, उस टाइम पर जो स्टॉक होता है तो वो ग्रेनरीज में से क्या करते थे, वो लोग यूज़ करते थे। तो अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की लाइफ के बारे में। तो लाइफ ऑफ द पीपल, द लाइफ ऑफ पीपल असेंशियली रिवॉल्व्ड अराउंड फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। इन सारी चीज़ों के आसपास ही उन लोगों की ज़िंदगी क्या है, चलती रहती थी। दीज हैव बीन द मेन कंसर्न्स ऑफ वुमन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। और ये सारे खाना, पानी, कपड़ा, शेल्टर, सिक्योरिटी, ये उस टाइम से भी प्रॉब्लम है और आज भी मेन कंसर्न है ह्यूमन का। इवन व्हेन दे वर केव ड्वेलर्स द सेम। और जब वो केव ड्वेलर्स थे तब भी यही सब प्रॉब्लम्स थी और आज भी यही सब प्रॉब्लम्स हैं। द सेम हैव रिमेन्ड एट द बेसिक नीड एवर सिंस। और ये बेसिक नीड जो है वो हमेशा बनी भी रहेंगी। द सिविलाइजेशंस अराउंड द सेम टाइम्स एज अ हड़प्पन एरा अलोंग द इंडस वैली डेमोन्स्ट्रेट द अर्बनाइजेशंस ऑफ सिटीज़। देखो जो ये सिविलाइजेशंस हैं जो इस सेम टाइम्स पर जस्ट इसी टाइम पर हुई थी हड़प्पा के एरा में, तो ये सब क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये सब हमको क्या दर्शाते हैं कि जो ये सिटीज़ हैं ये अर्बनाइजेशन को शो करती हैं, यानी कि वो एक अर्बन सिटीज़ थी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एट सेटलमेंट वुड हैव टेक प्लेस एज अ ग्रेटर प्लेस। जो ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की इन सिविलाइजेशंस में या इन सेटलमेंट में वो बहुत ग्रेटर फेस से बढ़ी। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट द पीपल हु ग्रू फूड क्रॉप्स मैनेज टू ग्रो इनफ क्रॉप फॉर मोर देन देयर ओन नीड्स। देखो ऐसा ये अंडरस्टैंडेबल है खुद, क्योंकि उन लोगों के पास ग्रेनरीज है, इसका मतलब उनके पास स्टॉक करने के लिए जगह है और वो इतना फसल उगा सकते हैं कि उनके पास स्टॉक हो जाए। तो फैमिली में अगर मेंबर्स बढ़ भी जाएं तो भी उनको उनके खाने की चिंता नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्या है, अंडरस्टैंडेबल हैं। दस लिविंग द अदर फ्री टू टेक on the other associated work, life making tools, building houses and other structure, cart working at labors and traders and so on। इसके अलावा वो एसोसिएटेड वर्क्स भी करते थे, लाइक टूल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ वगैरह बनाना, वर्किंग एज अ लेबर एंड ट्रेडर्स एंड सो ऑन। तो वो सब फसल उगाने के अलावा ये सब काम भी करते थे। अब वहाँ के लोगों की गवर्नेंस कैसी थी, तो काम काज या बोल सकते हैं कि शासन व्यवस्था वहाँ पर कैसे चलती थी। तो नो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैव बीन मेड टू कन्फर्म अबाउट रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है रूलर्स के बारे में। हाउ एवर देयर आर साइंस दैट दे वर गवर्नड बाय अ वेरी सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसा मतलब साइंस मिलते हैं कि वो लोग जो हैं वो एक सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही गवर्न होते थे। एज अ सोसाइटी ग्रू इन अ नंबर, पीपल एडोप्टेड अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस उन लोगों ने क्या कर लिया, एडोप्ट कर लिया। दे पॉसिबली हैड अ हेडमैन हु टुक डिसीजंस ऑन द इशूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ स्पेस एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल। अब उन्होंने अपना एक हेडमैन चुना जो डिसीजंस लेता था ऑल टाइप्स के, जैसे कि शेयरिंग ऑफ स्पेस, जगह के बारे में अगर हो तो कन्फ्लिक्ट्स हो लोगों के बीच में तो डिसीजन कौन लेगा, हेडमैन लेगा। They must have devised a system of securing their areas from any outsider by way of uniting among themselves and fighting off anyone from the outside of the community। अब उन लोगों के पास दे मस्ट हैव अ डिवाइस अ सिस्टम ऑफ सिक्योरिंग दिस एरिया। उनके पास एक सिक्योरिंग सिस्टम था कि अपने एरिया को जो है वो सिक्योर कर सके। किन लोगों से, जो आउटसाइड द कम्युनिटी, जो लोग कम्युनिटी के नहीं हैं, अगर वो लोग उन पर क्या करते हैं, एक तरह से हमला वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के पास सिक्योरिंग सिस्टम है। वो लोग यूनाइट होकर अपनी क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी करेंगे। It is likely that this would have later taken the form of an army, which was probably led by the someone who ultimately
अल्टीमेटली बिकम द प्रोटेक्टर एंड रूलर। ऐसा माना जाता है कि वो सब कंबाइन होकर उन्होंने क्या फॉर्म किया, एक आर्मी फॉर्म की जो किसके द्वारा लेड करी जाती थी, एक रूलर के द्वारा, और जो उनका क्या था, प्रोटेक्टर भी था। उसके अलावा फार्मिंग एंड कैटल हर्डिंग, तो फार्मिंग एंड कैटल हर्डिंग रिमेन्ड द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, वो लोग ये सब काम तो करते ही थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, लेबर का काम करना, उसके अलावा टूल्स वगैरह बनाना, उसके साथ साथ जो फार्मिंग और कैटल हर्डिंग है वो एक प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, जो एक मेन ऑक्यूपेशन वहाँ के लोगों का हमेशा से ही रहा है। दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड एट इनफ सरप्लस सो एज टू स्टोर देम फ्यूचर फर्स्ट। वो फसल उगाते थे और उनके पास इतनी सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा फसल होती थी कि वो उनको स्टोर कर सके फ्यूचर यूज़ के लिए। द प्रेजेंस ऑफ टूल्स लाइक plug and sickles and the remnants of grains indicates that people of this civilization used to grow wheat, barley, maize, millet and cotton। देखो, हल मिला है वहाँ पर, और ये सब जो रेमनेट्स है, जो ग्रेन्स के, जो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज है, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि उस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो गेहूँ, बार्ले, मेज़, मिलेट, कॉटन वो सब उगाते थे, यानी कि इन सब चीज़ों से वो परिचित थे। There is evidence that a people of Indus Valley civilization has developed the art of taming and rearing cattle, goat, sheep, along with dogs and pigs. However, it appears that horse was not known to them, and no traces of house have been found close to Indus Valley civilization site. देखो, खेती के साथ साथ उन लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, और उनमें कौन कौन से थे, कैटल, गोट, शिप, उसके अलावा डॉग्स एंड पिग्स भी। हाउएवर इट अपीयर्स दैट हॉर्स वाज नॉट नोन टू देम, नो ट्रेस ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड टू क्लोज इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, ये सब जो हमारे जानवर हैं, उन्होंने उनको पालतू बनाया, लेकिन हॉर्स का ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि हॉर्स यानी कि घोड़ा भी वो लोग पालते थे। उसके अलावा पोट्री की अगर हम बात करें तो पोट्री ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड डिज़ाइंस हैव बीन अनअर्थन्ड फ्रॉम दिस साइड। मतलब उनके जो बर्तन हैं वो बहुत अलग अलग शेप्स के, साइज़ के एंड डिज़ाइंस के अनअर्थन हुए हैं, यानी कि खुदाई में हम लोगों को मिले हैं। दिस शोज दैट द पीपल हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग गुड क्वालिटी अर्थनवेयर। यानी कि ऐसा इससे ये भी शो होता है कि ये लोग जो इस आर्ट में भी क्या थे, मास्टर्ड थे, कि वो क्या कर सके, मिट्टी के बर्तन बना सके। द अर्थनवेयर हैव बीन डेकोरेटेड विद जियोमेट्रिक एंड फिगरेटिव डिज़ाइंस। और जो उनके मिट्टी के बर्तन होते थे वो उनको क्या करते थे, ज्योमेट्रिक और फिगरेटिव डिज़ाइन से क्या करते थे, डेकोरेट करते थे। दे वर फर्स्ट गेज इन हीट एंड वर देन यूज एक्सटेंसिवली। वो उस मिट्टी यानी कि पहले उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाया, फिर उसको हीट में पकाया, उसके बाद वो लोग उसको क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो पोट्री में भी ये लोग क्या थे, मास्टर थे। उसके अलावा क्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो द आर्ट वर्क ऑन द पोट्स एंड मैनी अदर आइटम्स मेड ऑफ बीड्स, स्टोन, मेटल एंड वेराइटी ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर्स विच कन्वे डेट द क्राफ्टमैन वर क्वाइट गुड एंड वेल स्किल्ड। द पोट्री मेड ऑफ टेराकोटा हैज़ अ रेडिश कलर विद डिज़ाइन इन ब्लैक। तो देखो, जो पोट्री पर जो आर्ट वर्क होती थी वो क्या शो करती है, वो किस किस चीज़ से उन चीज़ों को डेकोरेट करते थे, बीड्स से, स्टोन से, मेटल से, उसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के कलर से, टेक्सचर वो उन लोगों को देते थे। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो क्राफ्टमैन हैं वो क्या है, गुड क्वालिटी के थे और वेल स्किल्ड थे। उसके अलावा द पोट्री मेड इन द टेराकोटा, जो टेराकोटा हैड अ रेडिश कलर विद डिज़ाइन इन ब्लैक। तो टेराकोटा में जो पोट्री हुई है उस पर क्या है, रेडिश कलर है, और उस पर कैसा डिज़ाइन है, ब्लैक कलर से डिज़ाइन हुआ है। उसके अलावा ज्वेलरी इन लोगों की, तो ऑर्नामेंट्स लाइक, तो ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, बेड नेकलेस, आर्मलेट्स, रिंग्स एक्सेट्रा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, इवन टेराकोटा हैव बीन फाउंड एट द excavation sites. This shows that people were aware about the existence and use of various metals. देखो, नेकलेस मिले, बैंगल्स, उसके अलावा रिंग्स,
ये सब चीज़ें और किस किस मेटल्स के बने हुए, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और टेराकोटा के भी बने हुए, ये सब हमको एग्जावेशन साइट्स पर मिले हैं, यानी कि खुदाई के दौरान हमको मिले हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो लोग मेटल्स के यूज़ को भी क्या थे, जानकार थे मेटल्स के भी। उसके अलावा क्लॉथ, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस दैट पीपल मेड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। तो जो पीपल हैं वो कॉटन से क्या करते थे, यानी कि सूती कपड़े से भी वो लोग परिचित थे। द फाइंडिंग ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वॉर्स शोज दैट थ्रेड वॉज बीइंग मेड फ्रॉम कॉटन। तो वो लोग स्पिंडल्स का यूज़ भी वो लोग करते थे। तो स्पिंडल्स क्या होता है, एक तरह का ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा औजार जो कॉटन से क्या धागा बनाने में मदद करता है। तो इसका यूज़ भी वो लोग जानते थे। Some pieces of cloth also indicate that the use of cotton and the art of cloth making were prevalent. A stone statue of a man was found from Mohenjo-daro which shows him wearing a cloth with embroidered flowers on it. तो देखो, कॉटन के क्लॉथ का इंडिकेशन भी मिलता है कि वो लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो में एक स्टैचू मिला है मैन का, जिसने क्लॉथ मतलब वियरिंग अ क्लॉथ विद एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स ऑन इट, जिसने कपड़ा ओढ़ा हुआ है, उस पर क्या है, फ्लावर्स की क्या हो रखी है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये वो लोग इस तरह की आर्ट से भी क्या थे, परिचित थे। उसके अलावा टॉयज़, तो द एग्जाबिशंस हैव ब्रॉट आउट वेरियस earthen toys made of terracotta. This include a variety of dolls, plugs, cards, etc. तो टॉयज़ भी मिले हैं जो कि मिट्टी के बने हुए होते थे। और इस टॉयज़ में क्या क्या मिला है, डॉल्स मिली है, प्लग हल मिले हैं, कार्ड्स मिला है, मतलब कार्ड्स मिले हैं, गाड़ियाँ वगैरह बच्चों की, एक्सेट्रा। रिलीजियस बिलीव्स की अगर हम बात करें तो धर्म के नाम पर द फिगर्स ऑफ मदर गोडेस, तो जो मदर गोडेस है उसकी हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। द insignia on the seals indicate that the people prayed to the bull, the people tree and the Pashupati यानी कि शिवा. There is evidence that there were some fire altars which were probably used as places for sacrifice. देखो, हमको सील्स मिलती हैं, इस तरह की सील्स मिलती हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग बुल की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, उसके अलावा पशुपति की पूजा करते थे जो कि किसका रूप है, शिवा का रूप है। उसके अलावा कई जगह पर प्लेसेस ऑफ सैक्रिफाइस यानी कि बलि की प्रथा भी कहीं कहीं जगह पर देखी जाती है। सील्स की अगर हम बात करें तो द वैरायटी ऑफ सील्स हैव फाउंड फ्रॉम दीज साइट्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप बट मोस्ट ऑफ देम आर स्क्वेयर और रेक्टेंगल। जो सील्स होती हैं वो बहुत तरह डिफरेंट शेप्स की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर या तो स्क्वेयर या तो रेक्टेंगल। दे हैव पिक्टोरियल मोटिव्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, ये पिक्टोरियल होती है यानी कि इन पर पिक्चर छपी हुई होती हैं, और इंस्क्रिप्शंस हैं इन पर यानी कि कुछ खुदाई भी हो रखी है, कुछ छपा भी हुआ है। मोस्ट ऑफ द सील हैव ईदर अ बुल, अ पीपल ट्री और अ गोड विच इज़ वाइडली बिलीव टू बी पशुपति। या तो बुल होगा, या तो पीपल का पेड़ होगा, या तो पशुपति होंगे। दे कन्वे डेट ऑल दीज थ्री वुड हैव बीन वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ दोज टाइम्स। ये तीन यानी कि बुल, पीपल एंड पशुपति, ये जो तीनों हैं ये उस टाइम पर लोगों के द्वारा क्या होते थे, वर्शिप यानी कि उनकी पूजा की जाती थी। The evidence of variety of work undertaken during this period and its quality have led historians to conclude that these were division of labor based on स्पेशलाइजेशंस ऑफ स्किल्स। देखो, जो हमको वर्क उस टाइम पर देखने को मिलता है तो हिस्टोरियंस ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि उस टाइम पर जो लेबर बेस्ड जो है वो स्पेशलाइजेशंस ऑफ स्किल्स पर डिवीज़न है उसका, यानी कि स्किल्स को वो लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था उन लोगों का, तो From the way things have been discovered, it is believed that the trade also developed during this period.
तो जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो हमें डिस्कवर्ड हुई हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रेड भी है उन लोगों का वो डेवलप था उस टाइम पर। इट मे हैव स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ बार्टर एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू प्रॉपर ट्रेड। पहले वो बार्टर सिस्टम के रूप में शुरू हुआ, बाद में एक प्रॉपर ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। सम कॉमन सीव्स हैव बीन फाउंड इन द डिफरेंट साइट्स विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इवन दोज फ्रॉम मेसोपोटामिया। तो जो ये सील्स हैं ये हमें अलग अलग जगहों पर मिलती हैं सिविलाइजेशन के अंदर ही, अलग अलग सिटीज़ में। उसके अलावा ये मेसोपोटामिया में भी मिलती हैं। दिस शोज डैट गुड्स वर एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज होते थे डिफरेंट लोकेशंस पर। वेइंग स्केल्स, वेट एंड मेजरिंग फाउंड फ्रॉम दैट टाइम ऑल्सो सब्सटेन दिस एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेड। उसके अलावा वेइंग स्केल्स मिले हैं, यानी कि वज़न तोलने के लिए जो होता है सामान, वो सब भी हमको क्या मिला है, ये मिले हैं। और ये सब किसके एक्सपेक्ट है, यानी कि किसके लिए यूज़ होता है, वो ट्रेड के लिए ही यूज़ होगा। इन द लोथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में लोथल में अ ह्यूज साइट हैव बीन एक्सकवेटेड विच अपीयर्स टू हैव बीन अ डॉक यार्ड वेयर वेजल्स सेल्ड from across the sea to dock trade took place. All these findings confirm the assumptions that the people were involved in some sort of trade during those times. तो देखो, गुजरात में एक लोथल डिस्ट्रिक्ट है जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही क्या है, एक साइट है, एक सिटी बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या मिले हैं, डॉकयार्ड मिले हैं। और डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ से सामान को बड़ी बड़ी शिप्स में डाला जाता है और उतारा जाता है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि उस टाइम पर जो पीपल है वो ट्रेड में भी सम सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व थे। उसके अलावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव फाउंड ऑन द सील्स। तो जो स्क्रिप्ट वो लोग लिखते थे वो कैसी होती थी, पिक्टोग्राफिक, यानी कि उस पर पिक्चर्स वगैरह बनी हुई होती थी। और वो कैसे मिलती हैं, वो सील्स से हमको मिलती हैं। इट इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट। और इसको क्या बोला जाता है, जो हड़प्पन जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, कि ये वर्ल्ड अर्लीस्ट स्क्रिप्ट हैं, जो वर्ल्ड में सबसे पहले लिखी गई हैं। इट इज़ कॉमनली अज्यूम्ड दैट द स्क्रिप्ट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जो स्क्रिप्ट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे लिखी गई हैं। बट टिल नाउ इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू डेसीफर हर, यानी कि उसको अब तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उनका ट्रेड, उनका कॉमर्स, उनकी ग्रेनरीज और उनकी आर्ट्स वगैरह के बारे में, टाउन, उनका प्लानिंग वगैरह सब। अब हम बात करेंगे द मिस्टीरियस एंड ऑफ द सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन का एंड हुआ कैसे, जब ये इतनी फ्लरिश थी, लोग इतने डेवलप थे उस टाइम पर, ये अर्बन सिविलाइजेशन बोली जाती है, तो इसका एंड हुआ कैसे। तो the study of ruins of this civilization was carried out by archaeologists and historians. They had observed that civilization probably came to an end around 3900 ईयर एगो। तो देखो, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन का एंड लगभग 3900 ईयर्स पहले हुआ था। दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एग्जैक्ट रीज़न फॉर द सडन एंड ऑफ दिस फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की मतलब एकदम से ये कैसे ख़त्म हुई, इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न हिस्टोरियंस नहीं जान पाए हैं। ये हम लोग सिर्फ गेस करते हैं। इट इज़ गेस्ड दैट there may be been massive floods which could have led the drainage system to collapse and cause the whole regions and buried under mud. ऐसा माना जाता है कि या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ के लोगों का वो कोलैप्स हो गया, और जो ये पूरा रीजन है ये बह गया और मिट्टी में दब गया। Some scholars believe that the river dried up and large scale deforestation took place. कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि जो नदियां हैं वो सूख गई होंगी और बहुत लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन हुआ होगा, यानी कि लार्ज स्केल पर जंगलों को काटा गया होगा। They feel that the inhabitants needed fuel for furnaces for making bricks and smelting copper as well as many metal. Extreme storage of wood could have led the people to move from one settle to elsewhere. देखो, वो लोग ऐसा सोचते हैं